हेलो एवरीवन। आज हम सेकेंड ईयर का फर्स्ट टॉपिक करेंगे सेल। इसकी नोट्स, क्योंकि ये इतना विजिबल नहीं है, इसके डायग्राम्स और नोट्स जो है मैं आपसे व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करूँगी और आप ऑनलाइन भी इसको देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कोशिका या सेल की। कोशिका या सेल क्या होता है? कोशिका हमारे शरीर की सबसे सबसे जो है बेसिक यूनिट होती है जिससे कि हमारा शरीर बना हुआ है। ठीक है। अगर हम एक साधारण उदाहरण लें कि हम एक मकान की बात करें तो उस मकान की जो बेसिक इकाई है वो क्या है? ईंट। ठीक है। कई सारी ईंटों से आप एक कमरा बना रहे हैं। ठीक है। उस पर कई सारे कमरे मिलकर आपका मकान बना रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से कोशिका हमारे शरीर की बेसिक इकाई है और ये कई सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं टिश्यूज बनाती हैं अलग अलग प्रकार के, जिनके अलग अलग कार्य होते हैं। और ये टिश्यूज मिलकर आपस में जो है ऑर्गन बनाते हैं या हमारे अंग बनाते हैं। और ये पूरे अंग जो है, अलग अलग अंग जो मिलकर सिस्टम्स और फिर हमारे पूरे शरीर को बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो शरीर है वो असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना। ठीक है। इसको समझने के लिए हम सबसे पहले समझेंगे कोशिका सिद्धांत। ये कोशिका सिद्धांत क्या होता है? ये पॉइंट्स मैं आपको शेयर करूंगी, शायद क्योंकि कैमरे की वजह से आपको दूर है, आपको विजिबल नहीं है, बट आप समझ लीजिए। सबसे पहला है कोशिका सिद्धांत का पॉइंट, सभी जीवों का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना है। क्या मतलब? जैसे मैंने आपको भी बताया कि जो हमारा शरीर है वो असंख्य कोशिकाओं का बना हुआ है और ये कोशिकाएं इतनी सूक्ष्म होती हैं कि इनको हम साधारण माइक्रोस्कोप से या सूक्ष्मदर्शी से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए हमें आवश्यकता होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, जिसके थ्रू हम इस कोशिका को देख सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला है क्या सिद्धांत है? कोशिका जो है सभी जीवों का शरीर है ना। जीवों से मतलब क्या है कि प्लांट्स भी, एनिमल्स भी, और हम भी एनिमल्स की श्रेणी में ही आते हैं। ठीक है। तो असंख्य या अनेक कोशिकाओं का बना हुआ है। उसके बाद है कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। देखिए, इसको ध्यान से समझिएगा कि कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। सबसे पहले हम बात करेंगे संरचनात्मक, है ना, स्ट्रक्चरल यूनिट। कोशिका क्या है? हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल यूनिट है या संरचनात्मक इकाई। इकाई किसे कहेंगे? जो सबसे छोटा अवयव है उसका, किसी भी चीज का। ठीक है। तो संरचनात्मक इकाई जो है, जैसे मैंने आपको भी बताया कि कई सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? अलग अलग प्रकार के टिश्यूज बनाती हैं या ऊतक बनाती हैं, है ना। अलग अलग प्रकार के ऊतक हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि इनके सबके अलग अलग कार्य होते हैं। ठीक है। और इनके कार्य के अनुसार ये अलग अलग हमारे शरीर के अंगों में व्यवस्थित होते हैं, जहाँ पर ये अपना अपना कार्य करते हैं। तो कोशिका कई सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? ऊतक बनाती हैं। ऊतक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। और अंगों से ही पूरा हमारा शरीर बना हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो शरीर है उसकी संरचनात्मक इकाई होती है कोशिका। अब दूसरी बात हमने यहाँ पर की कि कोशिका क्रियात्मक इकाई है। ठीक है। अब बात दोनों एक जैसी है। क्यों? क्योंकि क्रियात्मक इकाई कैसे? कि कोई भी कार्य होता है तो वो किसके थ्रू होता है? कोशिका के थ्रू। वो कैसे? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि आपके जो ऑर्गन्स हैं वो किसके बने हुए हैं? आपकी क्रियाएं कौन करता है शरीर में? ऑर्गन्स करते हैं। ऑर्गन्स किससे बने? टिश्यूज किससे बने हैं? कोशिका से। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो हमारे शरीर की क्रियात्मक इकाई भी या फंक्शनल यूनिट भी है। ठीक है। तो दूसरा सिद्धांत क्या कहता है कि कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है। अब तीसरी चीज है सभी जैविक क्रियाओं की मूलभूत इकाई है। अगेन सेम चीज है जो मैंने आपको बताया कि जो भी हमारे जो है क्रियाएं हो रहे हैं शरीर में, क्रियाओं से मतलब है कि आपके लंग्स काम कर रहे हैं, आपका हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम काम कर रहा है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र, है ना, परिसंचरण तंत्र,
या आपका जो है एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है, ये जितने भी सिस्टम्स हैं ये सब जो कार्य करते हैं इसका बेसिक आधार क्या होता है? कोशिका। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि कोशिका हमारे वंशानुगत इकाई है और अनुवांशिक पदार्थ को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंचाती है। अनुवांशिकता क्या होती है कि हमने देखा होगा, हम सामान्यतः बात करते हैं कि कभी बच्चा होता है किसी के यहाँ हम देखने जाते हैं तो सबसे पहला जो कमेंट होता है उसको देखने पर वो क्या होता है कि ये अपनी मम्मी के जैसा है, ये अपने पापा के जैसा है, या इसकी शक्ल तो अपनी दादी से मिल रही है। ठीक है, तो ये क्या है? अनुवांशिकता। हम अपने पूर्वजों से कुछ जो गुण हैं उनको ग्रहण करते हैं। ठीक है, अब ये गुण हमारे अंदर कैसे ट्रांसफर होते हैं, कैसे आते हैं, इसका आधार भी कौन है? कोशिका। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोशिका वंशानुगत इकाई भी है, यानी कि वंशानुगत जो गुण हैं उनको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुंचाने का कार्य करती है। ठीक है, और दूसरा है जो लास्ट पॉइंट है वो है नई कोशिकाओं का निर्माण जो पूर्व में उपस्थित कोशिकाएं होती हैं उनसे होता है। कैसे होता है? देखिए, नई कोशिकाएं कैसे बनती हैं? जब बच्चा होता है तो बहुत छोटा सा होता है, और जब शुरुआत होती है फर्टिलाइजेशन के बाद में, ठीक है, ओवम और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है और फिर उसमें जो है मल्टीप्लिकेशन होता है, सेल मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर जाइगोट बनता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली शुरुआत जो होती है वो कैसे होती है? एक सिंगल सेल से। ठीक है, तो अब ये नई सेल्स कैसे बनती हैं? और आपने देखा होगा 9 महीने के बाद में बच्चा जो है एटलीस्ट इतना बड़ा हो जाता है, आपके एक हाथ के बराबर, आधे हाथ के बराबर। ठीक है, तो ये जो है इतनी सारी कोशिकाएं कहाँ से आ गई? ये सेल डिविजन से आई। कैसे सेल डिविजन या कोशिका विभाजन जिसे हम कहते हैं? ये कोशिका विभाजन क्या होता है कि जो पूर्व में उपस्थित कोशिका होती है वो 2 पुत्री कोशिकाओं में टूट जाती है। अब ये 2 जो कोशिकाएं बन गई हैं ये आगे फिर विभक्त होगी, हर कोशिका 2 में विभक्त होती जाती है और इस तरीके से कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है। यानी एक कोशिका 2 में विभक्त हुई, वो 2 4 में, 4 की 8 में हो गए। ठीक है, ऐसे तो ये क्वांटिटी जो है कोशिकाओं की बढ़ती रहती है और इस तरीके इसी को हम क्या कहते हैं? सेल डिविजन या कोशिका विभाजन, जिससे कि कोशिकाओं की संख्या जो है उसमें बढ़ोतरी होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कोशिका का स्ट्रक्चर क्या है। देखिए, इसका डायग्राम मस्ट है, आप लोगों को इसका डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, इम्पॉर्टेंट है और करीब करीब जो है आपसे पूछा ज़रूर जाता है। ठीक है, एनिमल सेल। तो हम कोशिका का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो कोशिका का जो मेन स्ट्रक्चर है उसके अंदर 3 मेन जो है पार्ट्स होते हैं। वो है आपकी कोशिका झिल्ली या इसका बाहरी आवरण। ठीक है, सेल वॉल जिसे हम कहते हैं। फिर इसके मध्य में स्थित एक गोलाकार आकार का एक पिंड कहेंगे या एक बॉडी, एक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस, और जिसे हम कोशिका का ब्रेन या है ना, सेल का ब्रेन जो है वो कहते हैं, क्योंकि ये कोशिका के अंदर होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं उनको संपन्न कराता है या उनको कंट्रोल करता है, जिस तरीके से हमारा ब्रेन हमारी बॉडी की क्रियाओं को कंट्रोल करता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो मेजर पार्ट है वो है कोशिका द्रव्य या जिसे हम साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। ये जो साइटोप्लाज्म होता है इसके अंदर ये कोलाइडल द्रव्य होता है, और कोलाइडल द्रव्य के अंदर, इस द्रव्य के अंदर इसका मुख्य कार्य क्या होता है? जितने भी कोशिकांग होते हैं, ठीक है, सेल के जो ऑर्गेनेलीज होते हैं या कोशिकांग होते हैं, उनको जो है वो कोशिकांग इस साइटोप्लाज्म में ही तैरते रहते हैं या व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, तो 3 मेन पार्ट्स हैं आपकी कोशिका के। पहला है सेल वॉल, दूसरा न्यूक्लियस और तीसरा है साइटोप्लाज्म या कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और न्यूक्लियस। ठीक है, या केंद्र। अब हम एक एक पार्ट को थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, आगे हम इसको 1 बाय 1 और इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है कोशिका झिल्ली। ठीक है, ये झिल्ली जो है ये अर्धपारगम्य होती है या सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन होती है। इसका मतलब क्या है कि ये कोशिका झिल्ली एक तरह से कोशिका को एक स्ट्रक्चर है ना, एक संरचना प्रदान करती है, और
अंदर के जो भी ऑर्गन्स हैं उनको ये प्रोटेक्ट करने का कार्य करती है। दूसरा, ये झिल्ली जो है ये सेलेक्टिव मेम्ब्रेन होती है, यानी कि ये केवल काम की चीज़ों को ही अंदर आने देती है और जो चीज़ें काम की नहीं है उनको ये अंदर आने नहीं देती है। ठीक है, तो ये सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होती है, जो चीज़ काम की है वो अंदर आ जाए, जो काम की नहीं है वो बाहर ही रहे। ठीक है, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। दूसरा है आपका कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म, जिसके लिए मैंने अभी आपको बताया था कि साइटोप्लाज्म क्या है, इसके अंदर ये कोलाइडल द्रव्य है और कोशिका के जो भी कोशिकांग हैं, कोशिका के जो स्ट्रक्चर्स हैं अंदर के, वो सारे इसमें व्यवस्थित रहते हैं। ये कोशिका को पोषण भी प्रदान करता है क्योंकि इसमें प्रोटीन भी होता है, कुछ जो है फॉस्फेट्स और आयंस भी होते हैं। ठीक है, तो ये कोशिका को पोषण भी प्रदान करता है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो ऑर्गन है, ये बहुत छोटा सा ऑर्गन है जिसे हम सेंट्रोसोम कहते हैं। जो मैंने आपको अभी सेल डिवीजन की बात की, कि कोशिका विभाजन की बात की, तो वो कोशिका विभाजन के समय पर ये जो सेंट्रोसोम होते हैं ये तर्कों का निर्माण करते हैं, स्पिंडल्स का निर्माण करते हैं और फिर इससे आगे सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन जो है वो प्रोसीड करता है। ठीक है, इसके बाद हम अगर बात करें तो वो है गोल्जी कार्य, या अंग्रेजी में इसे हम कहेंगे गोल्जी बॉडीज। ठीक है, मेरा हमेशा से ये आप लोगों को सजेशन रहता है कि साइंस का जो भी सब्जेक्ट है, या जैसे ये है हम पढ़ेंगे इसके अंदर स्वास्थ्य विज्ञान में, तो कुछ टर्मिनोलॉजीज जो आती है या जो नाम है वो तो नाम ही रहेंगे, हिंदी में वही रहेगा, लेकिन कुछ टर्मिनोलॉजी को, कुछ चीज़ों को हम बेटर है कोशिश करें कि हम अंग्रेजी में भी उसको करें, क्योंकि आम और सामान्य बोलचाल की भाषा में भी उनको उसी तरीके से प्रयोग में लिया जाता है। ये अच्छी बात है कि आपको हिंदी भी साइमल्टेनियसली याद रहे, बट कोशिश करिएगा। ठीक है, तो गोल्जी का है, इसका क्या काम होता है, सिक्रीशन करता है और ये सिंथेसिस का काम, सिंथेसिस यानी कुछ निर्माण कार्य भी ये करता है। उसके बाद हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, नाम तो अंग्रेजी में भी वही है और हिंदी में भी वही है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसे हम कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं, या हिंदी में बात करें तो इसको कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। जैसे आपके शहर का या आपके गांव के अंदर शक्ति गृह क्या है, आपके गांव का पावर हाउस जो आपको बिजली देता है, ठीक इसी प्रकार से कोशिका को ऊर्जा देने का कार्य, कोशिका के लिए ऊर्जा बनाने का कार्य कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसीलिए इसे हम कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं या पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें केंद्रक की, ठीक है, जो सेंटर में एक गोल आकार का जो है एक अंग होता है जिसे हम कहते हैं केंद्रक, या इसको हम कोशिका का जो है ब्रेन या कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं, क्योंकि ये कोशिका की सभी क्रियाओं को ये सुचारू रूप से चलाता है या कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये जो केंद्रक होता है ये किससे बना हुआ है, इसके अंदर केंद्रक द्रव्य भरा होता है, गाढ़ा द्रव्य भरा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव्य। और केंद्रक जो है एक आवरण से ढका होता है जिसे हम क्या कहते हैं कि केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसके अंदर एक न्यूक्लियोलस भी होता है। ठीक है, और ये जो छोटे छोटे हम देखेंगे जाल के आकार की जो आकृति है ये होती है क्रोमेटिन जालिका। ये जो क्रोमेटिन जालिका होती है ये आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि ये एक तो हेरिडिटी, जब सेल डिवीजन होता है तो हेरिडिटी को ट्रांसफर करता है, या अभी हमने वंशानुक्रम की बात की थी। ठीक है, हेरिडिटी ट्रेट्स को ट्रांसफर करता है सेल डिवीजन के अंदर, और मेटाबॉलिज्म में भी ये मदद करता है। मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय। मैंने आपको जो है सामान्य चयापचय की कुछ बेसिक परिभाषाएं अपन ने पढ़ी थी पहले क्लास में, तो उसमें इसको चयापचय क्या होता है उसको डिस्कस किया था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो है वो आपका है लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम को जो है हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं या आत्मघाती थैली। इसके अंदर जो है एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो भरे रहते हैं लाइसोसोम में, जो कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन करने में मदद करते हैं। ये जो एंजाइम्स होते हैं जहाँ पर इनकी आवश्यकता होती है
ये जो लाइसोसोम है ये एक छोटी सी झिल्ली जैसा होता है, ठीक है, झिल्ली के बबल की तरह से होता है, जिसके अंदर एक गुब्बारे की जैसे कह दीजिए, जिसके अंदर एंजाइम्स भरे हुए होते हैं। जहाँ पर भी इन एंजाइम्स की आवश्यकता होती है वहाँ पे ये गुब्बारा जो है फट जाता है, या ये बाहर लाइसोसोम की झिल्ली फट जाती है ना, और जो एंजाइम्स हैं वो बाहर आ जाते हैं और अपना कार्य करते हैं, क्योंकि उनका कार्य क्या है एंजाइम्स का, पाचन में सहयोग करना, ठीक है। तो लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग, जो कि पाचन में मदद करता है, कोशिका में जो भी पाचन होता है, ठीक है। उसके बाद है राइसोसोम, ये प्रोटीन के कण होते हैं, ठीक है, और प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। उसके बाद है रिक्तिका, रिक्तिका जो होती है ये भी सेल डिविजन के समय पर काम में आती है ना, जहाँ जिस सेल का डिविजन होना होता है उसके अंदर रिक्तिकाओं की संख्या अधिक पाई जाती है। ये एक सिंपल बबल की तरह से रिक्तिका होती है, ठीक है। अब हम देखेंगे ये एक आकृति यहाँ पर होती है, ऐसे जिगजैग सी आपको दिखाई देगी, आप डायग्राम जब देखेंगे तो इसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसका कार्य होता है स्टेरॉइड्स का सिंथेसिस करना या स्टेरॉइड्स का निर्माण करना, सिंथेसिस माने निर्माण करना, ठीक है। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ये दो प्रकार की होती है, एक होती है रुष्ट पक्ष एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरी होती है स्मूथ या प्लेन सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रुष्ट या रफ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो रफ क्यों होती है, क्योंकि उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो है राइबोसोम्स चिपके हुए रहते हैं, जो उसके सरफेस को क्या बना देते हैं, रफ बना देते हैं, ठीक है। इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की होती है, जिसपे राइबोसोम्स चिपके हुए होते हैं वो होती है रुष्ट पक्ष या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसपे राइबोसोम्स नहीं चिपके होते हैं वो होती है प्लेन या स्मूथ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये है आपकी कोशिका। अब हम इस पे नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है एक एक करके इनकी जो ऑर्गेनेलीज है, इनके जो फंक्शंस है वो हम इसके आगे करेंगे।